तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इससे पहले हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट कर चुके हैं और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है। तो जो भी बच्चे हमारे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो खैर ये आज तो खैर चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हमारा कितना परसेंट न्यूमेरिकल है और कितना परसेंट थ्योरी आता है। तो बता दें आपको 50% थ्योरी आता है और 50% न्यूमेरिकल आता है। और रही बात न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, बस दो ही मेथड हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल में। और उससे पहले बात कर लेते हैं 50% जो थ्योरी है हमारे एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, और मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन होता है और बार बार पूछा जाता है कि हमारा पर्पस क्या होता है एस्टिमेट का, एस्टिमेट होता क्या है, हमारा क्या मकसद होता है एस्टिमेट का सिविल इंजीनियरिंग में, और इम्पोर्टेंस क्या होता है एस्टिमेटिंग का। और पूछा जाता है हमारा कि डिटेल्ड एस्टिमेट और कितने तरह के एस्टिमेट होते हैं, यही सब हमारा रिपीट होता है हमारा बार बार थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। तो खैर चलिए आज यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है और लेक्चर फर्स्ट है थ्योरी ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा एस्टिमेट होता क्या है और मकसद एस्टिमेट मतलब होता क्या है, एस्टिमेट हम क्यों करते हैं। तो उससे पहले हम पता करते हैं एस्टिमेट होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेट। तो देखिएगा एस्टिमेट के बारे में, तो अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो एस्टिमेट एक होता है अनुमान, संभावित कॉस्ट पता करना। कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हम उसका संभावित कॉस्ट पता करते हैं कि हमें इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने में, इस कंस्ट्रक्शन को बनाने में, कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। हमें संभावित अनुमान लगाते हैं, संभावित कॉस्ट का पता करते हैं कि हमें कितना पैसा लगने वाला है उस कंस्ट्रक्शन को बनाने में, और ये कंस्ट्रक्शन कितने दिन में कंप्लीट होगा। इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल लगेंगे और उस मटेरियल का क्वांटिटी कितना कितना होगा। जैसे मटेरियल्स की बात करते हैं तो ब्रिक हमें यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, कंक्रीट यूज़ होता है, सॉरी एग्रीगेट यूज़ होता है, हमारा सैंड यूज़ होता है। तो हमें कितने अमाउंट में ये सब मटेरियल्स यूज़ होगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और कितने नंबर ऑफ़ लेबर्स लगेंगे और वर्कर्स कितने नंबर में लगेंगे हमारे इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। तो यही सब हम पता करते हैं एस्टीमेट में। मतलब कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम ये पता करते हैं कि हमें इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना पैसा लगेगा और हमें कितना नंबर और कितना मटेरियल्स का क्वांटिटी लगेगा, यही सब हम पता करते हैं एस्टिमेटिंग में। तो खैर चलिए एस्टिमेट का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है हमारे एस्टिमेट का, इट इज़ द it is the calculation of it is the calculation of probable cost. It is the calculation of probable cost of the project before construction. जैसे कि आपको डेफिनेशन समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक तरह का कैलकुलेशन करती हैं, कि ये एक तरह कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्यों करते हैं? प्रोबेबल कॉस्ट निकालने के लिए। प्रोबेबल कॉस्ट क्या होता है? हमारा संभावित कॉस्ट या फिर अनुमानित कॉस्ट। उस प्रोजेक्ट का हम कैलकुलेशन करते हैं अनुमानित कॉस्ट पता करने के लिए बिफोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम एक संभावित कॉस्ट को पता करते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में हमें कितना पैसा लगेगा। ये काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है। और अगर एक दूसरा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो दूसरा डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि एस्टिमेट कैन बी डिफाइंड एज द एस्टिमेट कैन बी defined as the method of working out the quantity of materials and then calculating the cost at suitable rate.
देखिए, एक तो हम पहला डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि हाँ ये एक प्रोबेबल कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, प्रोबेबल कॉस्ट निकालने का कोई भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले। या फिर हम इसको दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि एस्टिमेट कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। ये एक मेथड होता है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स को हम निकालते हैं कि हमें कितना क्वांटिटी मटेरियल्स का कितना क्वांटिटी लगेगा, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं उस क्वांटिटी का, उस मटेरियल का कॉस्ट हम पता करते हैं। सूटेबल रेट मतलब जो मार्केट रेट में अभी जो अवेलेबल है उस मटेरियल्स का, मटेरियल्स रेट का मार्केट रेट कितना है ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो या तो आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं या फिर ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप ये डेफिनेशन यूज़ करें, या फिर ये भी बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। तो अगर आप दोनों लिख सकते हैं तो काफ़ी बेहतर है। तो खैर ये तो हो गया हमारा एस्टिमेट होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एस्टिमेट। और इस एस्टिमेट में क्या क्या होता है हम अब ये भी देख लेते हैं। तो आपको पॉइंट वाइज करके चलना है, और जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको पॉइंट वाइज लिखते चलना है। तो सबसे पहले एस्टिमेट में होता क्या है, तो एस्टिमेट में होता है इट इंक्लूड्स the calculation of quantities required and number of laborers और वर्कर्स। ठीक है, लेबर्स बोलिए या फिर वर्कर्स बोलिए। देखिएगा इसमें एस्टिमेटिंग में क्या होता है हमारा, इसमें इंक्लूड होता है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड। हमें जो कितना क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होगा मटेरियल का, तो मटेरियल तो आपको बता चुके हैं, ब्रिक भी हो सकता है, सीमेंट हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, मतलब बहुत सारे जो हमारे कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है मटेरियल, उसका हम क्वांटिटीज़ पता करते हैं कि हमें कितना क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ेगा। और ये भी पता करते हैं कि हमारे इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में कितना नंबर लेबर कितने की ज़रूरत पड़ेगा, या फिर वर्कर्स का कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एस्टिमेट तो पता चल गया कि हाँ इसमें क्या इंक्लूड होता है, और ये एस्टिमेट हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एस्टिमेट को, तो ये भी देख लीजिएगा। estimate is prepared by mathematical calculations based on the plans, elevations या फिर ड्राइंग्स भी बोल सकते हैं, ड्राइंग्स जो कि हमारा बिल्डिंग का ड्राइंग होता है, कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग्स, एंड करेंट रेट या फिर प्रेजेंट रेट भी बोल सकते हैं, करेंट रेट ऑफ आइटम्स या फिर मटेरियल्स। देखिएगा एस्टिमेट को हम कैसे तैयार करते हैं। एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व करते हैं, जो कि बेस्ड होता है हमारा प्लान्स पे, जो टॉप व्यू बोलते हैं, एलिवेशंस, फ्रंट व्यू, या फिर ड्राइंग होता है हमारा। इसमें सेक्शन, प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन सब इन्वॉल्व होता है। और किसका होता है हमारा, किसी बिल्डिंग का अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो बिल्डिंग का हमारा प्लान, एलिवेशन और ड्राइंग होगा। एंड उसके बाद जो हमारा मटेरियल्स उसमें यूज़ होगा कंस्ट्रक्शन को बनाने में, उसका जो मटेरियल का करेंट रेट कितना है, मार्केट रेट में उसका मटेरियल का रेट कितना है। जैसे कि अभी हमारा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो ईंट है, अगर एक ईंट का रेट हमारा 4 रुपया है, और अगर हम 2-3 साल या 5 साल के बाद उस ईंट का रेट सेम नहीं रहता है, उस ईंट का रेट हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो मटेरियल्स का करेंट रेट मार्केट में कितना है, इसके आधार पे भी हम एस्टिमेट करते हैं। तो खैर ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट कि एस्टिमेट होता क्या और एस्टिमेट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। और बात कर लेते हैं कि जब मेन पर्पस क्या होता है, तो ये देख लीजिएगा एस्टिमेट का। The main purpose of estimate is to decide whether the project should start और नॉट।
देखिएगा, जो मेन मकसद होता है हमारे एस्टिमेट का, कि एस्टिमेट ये डिसाइड करता है कि जो प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है, प्रोजेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, या फिर हमारे पास क्या उतना मटेरियल्स अवेलेबल है साइट पर किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे मेन होता है हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट से ये पता चल जाता है कि हमें कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, या फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि हमारे पास उतना अवेलेबल पैसा है या फिर हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है। ये सब पता चल जाता है हमारे पास एस्टिमेट में। तो खैर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारा सिर्फ एस्टिमेट का। अगर पूछता है व्हाट इज़ एस्टिमेट या फिर व्हाट इज़ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। और ये खुद का लैंग्वेज है और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। आप इसको पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, काफ़ी बेहतर होगा। और ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपका ऑलमोस्ट समझिए 4 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। तो खैर अब हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे कि इसका पर्पस क्या होता है, मतलब मकसद क्या होता है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का। तो चलिए देख लेते हैं इसका पर्पस क्या होता है हमारे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो इसको एक तरह से आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए या फिर आपको याद ही कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पॉइंट वाइज आपको बताएंगे कि पर्पस ऑफ एस्टिमेट या फिर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा हुआ भी है, या फिर पर्पस ऑफ एस्टिमेट पूछेगा आपके एग्जाम में, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है और जैसे हम आपको बताएंगे वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो पहला पॉइंट का। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का पर्पस। तो ये हमें मदद करता है कि पता करने में कि हमारा अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी कितना, मटेरियल्स का अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी कितना लगेगा। मतलब हमें किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने में कितना मटेरियल्स का क्वांटिटी लगेगा, हमें ये पता होता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एस्टिमेट हेल्प्स, मदद करता है, हेल्प्स टू नो द अप्रॉक्सीमेट होता है मतलब संभावित, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। और ये मटेरियल्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, हमारा मटेरियल्स आ जाएगा ब्रिक, सीमेंट, कितने सीमेंट बैग लगेगा हमारा, या फिर स्टील, बहुत सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के बनाने में हमें जो मटेरियल्स यूज़ होता है ये सब ही आ जाता है। तो आप ETC बोल के ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। वेरियस मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एस्टिमेट हमें ये बताता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने में, किसी भी कंस्ट्रक्शन को बताने में हमें मटेरियल्स का कितना क्वांटिटी लगेगा, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी हमें एस्टिमेट की मदद से हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला मकसद ये हो गया। और बात करते हैं अगर दूसरा मकसद का कि इसका दूसरा पर्पस क्या होता है, तो एस्टिमेट से हम ये भी पता करते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में कितने नंबर में लेबर्स का ज़रूरत पड़ेगा और कितने नंबर में हमें वर्कर्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि इट हेल्प्स, ये मदद करता है, इट हेल्प्स टू नो द नंबर ऑफ लेबर्स, ये कितने नंबर्स ऑफ लेबर्स हमें लगेगा, या फिर इसको वर्कर्स भी हम बोल सकते हैं, लेबर्स को, नंबर ऑफ लेबर्स और वर्कर्स टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज है गाइस, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। और ये आपका 4 या 6 मार्क्स में पूछता ही है, तो आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा इसका मकसद क्या होता है कि हमें कंस्ट्रक्शन करने में कितने हमारे नंबर ऑफ लेबर्स लगेंगे, या फिर कितना वर्कर लगेगा किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट एस्टिमेट का क्या होता है, जो कि अभी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एस्टिमेट में हम क्या पता करते हैं कि हमारा प्रोबेबल कॉस्ट कितना लगेगा किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। तो एस्टिमेट, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, एस्टिमेट हेल्प्स टू नो मतलब जानना, नो द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ
वर्क। देखिएगा ये क्या करता है, हमारा एस्टिमेट क्या करता है, किसी भी वर्क का, किसी भी काम का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताता है कि हमें इस काम को कंप्लीट करने में संभावित इतना पैसा लगेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा की बात कर लेते हैं, तो एस्टिमेट में हम ये भी पता करते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हम बनाने जा रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन कितने दिन में कंप्लीट होगा, उसमें कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको भी लिख सकते हैं एक पॉइंट में, इट also gives the idea about approximate, मतलब संभावित, approximate completion time। completion मतलब क्या होता है गाइस, मतलब कंप्लीट से ही बना है completion। कंप्लीट मतलब पूरा करना, completion टाइम या फिर कंप्लीट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिएगा ये एस्टीमेट क्या करता है, हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन कितने दिन में कंप्लीट होगा इसका हमें संभावित टाइम बताता है कि इतने समय लगेगा हमारा कंप्लीट होने में किसी भी कंस्ट्रक्शन का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में हो जाता है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग है कि नहीं। कि ऐसा तो नहीं है कि हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो कर देंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कंस्ट्रक्शन को बीच में रोकना पड़े, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखना है। और कंटिन्यू कब होगा, जब हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तभी जाके कोई भी कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू चलेगा एंड तक, लास्ट तक, कंप्लीट होने तक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इट हेल्प्स मदद करता है, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल आप लोग समझ ही रहेंगे कि पैसा का लेकर कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। फाइनेंशियल प्लानिंग बिफोर गोइंग टू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। मतलब कि ये हमें एज्यूम कर लेते हैं गाइस कि हमारे पास कोई भी दो रूम का कमरा बनाना है और उस 2 रूम का बनाने में 5 लाख रुपया लगता है। तो 5 लाख रुपया हमारे पास पहले से अवेलेबल है, लेकिन उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर दिए और ये 5 लाख से बढ़ के हमारे पास 6 लाख का उसमें कंप्लीट होने में पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगा और उस शॉर्टेज की वजह से काम हमारा रुक सकता है। तो सबसे पहले हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी लगेगा तो हमारे पास उतना फाइनेंशियल अवेलेबल होना चाहिए पैसा, ताकि हम इसका कंप्लीट, इस जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है बीच में नहीं रुके और बिना रुके ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। तो एस्टिमेट हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करता है कोई भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले। और छठा की बात कर लेते हैं 6 पॉइंट का। तो 6 पॉइंट आपको देखिएगा, इट also helps टू इंश्योर मतलब होता है यकीन, इंश्योर द बेनिफिट कॉस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। देखिएगा ये क्या होता है कि अगर कोई भी इंजीनियरिंग या फिर कोई भी ये कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कंस्ट्रक्शन को अपने हैंड में लेता है बनवाने के लिए, तो ये एस्टीमेट की मदद से ये पता करता है कि अगर हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंस्ट्रक्शन को बनाने में, उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी भी काम के लिए, तो उसमें पहले वो अपना बेनिफिट निकाल लेता है कि हमें कितना पैसा फ़ायदा होगा, कितना रुपया फ़ायदा होगा इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, जो इन्वेस्ट कर रहा है इस कंस्ट्रक्शन में उससे हमारा कितना फ़ायदा होगा। तो ये भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो कि मदद करता है एस्टीमेट की वजह से हम बेनिफिट कॉस्ट पता कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। और अगर 7 पॉइंट की बात कर लेते हैं तो 7 पॉइंट देखिएगा, इट also helps to invite tenders and arrange कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कोई भी हमारा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन होता है तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं,
उस गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे पहले इनवाइट करते हैं, एस्टीमेट हम तैयार करते हैं और एस्टीमेट की मदद से हम टेंडर को हम इनवाइट करते हैं कि वो टेंडर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को दे सकते हैं। और वो एस्टीमेट को देखने के बाद टेंडर अपने अंदाज से ये पता करता है कि हाँ इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और इस इन्वेस्टमेंट में हमारा कितना बेनिफिट होगा। इसके आधार पे हम एस्टीमेट के आधार पे हम इनवाइट करते हैं टेंडर्स को, और टेंडर्स क्या करते हैं, अरेंज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि इस काम को सिंपली भाषा में बोल सकते हैं ठेकेदार, जिसको हम बोलते हैं ठेकेदार, वो उसको हम अरेंज करते हैं। तो ये हमारा 7th पॉइंट हो गया। और 7th पॉइंट की बात करते हैं, इसके बाद हमारा 8th पॉइंट हम देख लेते हैं। 8th पॉइंट, और 8th पॉइंट आप बता सकते हैं एस्टीमेट also helps to know the suitable quantity, या फिर आप इसको अमाउंट भी बोल सकते हैं, suitable quantity of materials available एट द साइट या फिर वर्क साइट। मतलब एस्टीमेट हमें ये भी बताता है कि हमारे पास कितना मटेरियल्स का कितना क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे साइट पे। और 9th पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो जो हम इससे पहले भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं 9th पॉइंट के बारे में। तो द मेन पर्पस ऑफ एस्टीमेट is to decide whether the construction should start or not। ठीक है, मतलब कि इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक में कंसेप्ट में कि हमारा जो मेन पर्पस, जो मकसद होता है एस्टीमेट का, कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या हमारे पास उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम अवेलेबल है, फाइनेंशियल अमाउंट अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए, हम ये पता करते हैं एस्टीमेट का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, 9 पॉइंट हमारा हो चुके हैं, अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एस्टीमेट का पर्पस और क्या हो सकता है। तो एस्टीमेट की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन में जो टूल्स यूज़ होगा, जो इक्विपमेंट्स यूज़ होगा, वो कितने क्वांटिटी में होगा और कितने हमारे इक्विपमेंट्स का यूज़ होगा, ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगा या फिर टूल्स का कोई भी वर्क को कंप्लीट करने में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस्टीमेट also helps मदद करता है, helps to know the requirement of tools या फिर प्लांट्स। ये क्या होता है, ये इक्विपमेंट होता है, ये मतलब ज़रूरत होता है, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट टू complete द वर्क। ये क्या था, एस्टीमेट से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन को, कोई भी काम को कंप्लीट करने में हमें क्या क्या टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या इक्विपमेंट का ये ज़रूरत पड़ेगा। और ये टूल्स, प्लांट्स और इक्विपमेंट क्या होता है, औजार होता है एक तरह का, वर्कर्स का, या फिर किसी भी चीज़ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में ये सब इस्तेमाल होता है कि हमें कितना ज़रूरत पड़ेगा हमारे टूल्स का, प्लांट्स का या फिर इक्विपमेंट का। तो ये था हमारा 10 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्पस ऑफ एस्टीमेट इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। और ये VVI है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है कि हमारा क्या मकसद होता है हमारा एस्टीमेट एंड कॉस्ट का सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, या फिर पर्पस की जगह पे इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं 10 पॉइंट। और ये 10 पॉइंट बहुत ही काफ़ी है, आपका 6 मार्क्स में पूछा है तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, और अगर 4 मार्क्स में पूछता है तो इसमें आप 7 या 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। और ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, आपको समझ में भी आएगा, आसानी से याद भी हो जाएगा। तो खैर ये तो था पर्पस ऑफ एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। अगर हम अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं तो डाटा फॉर एस्टीमेट, हमें क्या क्या डाटा का ज़रूरत पड़ता है एस्टीमेट करने के लिए। डाटा फॉर एस्टीमेट मतलब हमें किस किस डाटा का यूज़ पड़ता है एस्टीमेट को बनाने में। तो सबसे पहले एस्टीमेट आता है हमारे पास ड्राइंग्स, सबसे पहला हमारा डाटा आता है हमारे पास ड्राइंग्स। अगर दूसरे डाटा की बात कर लेते हैं तो हमारे पास आता है स्पेसिफिकेशंस।
स्पेसिफिकेशंस। और अगर तीसरा बात कर लेते हैं डाटा का, तो ये होता है हमारा रेट ऑफ आइटम्स, कि हमें ये तीनों डाटा का ज़रूरत पड़ता है कोई भी एस्टीमेट को तैयार करने के लिए। और अगर हम बात कर लेते हैं अगर इसको अलग अलग तरीके से, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइंग के बारे में, और कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग में क्या क्या होता है। तो ड्राइंग में बहुत बच्चे का क्लियर होगा कि जो ड्राइंग में होता है इन डिटेल ड्राइंग, जो कि हम बनाते हैं एस्टिमेट करते हैं, उसमें डिटेल ड्राइंग होना चाहिए, पूरा कंप्लीट ड्राइंग होना चाहिए। इन डिटेल ड्राइंग प्लान्स, एलिवेशंस, प्लान्स होना चाहिए हमारा, एलिवेशंस होना चाहिए, एंड सेक्शंस आर रिक्वायर्ड। जो कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्लान्स क्या होता है हमारा, टॉप व्यू होता है, एलिवेशंस फ्रंट व्यू होता है, और ये सेक्शंस क्या होता है हमारा, उसका कटिंग पार्ट होता है उस कंस्ट्रक्शन उस बिल्डिंग का। तो ड्राइंग में हमें ये तीनों चीज़ का पता होना चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्शन को बनाने से पहले। और अगर हम दूसरा डाटा की बात करें, तो दूसरा डाटा में क्या आता है हमारा, स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस, कि ये स्पेसिफिकेशंस क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस स्पेसिफिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और स्पेसिफिकेशन को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और पहला पार्ट होता है हमारा स्पेसिफिकेशन का जनरल या फिर ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। और ये क्या होता है इसका भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन को बांटा गया है जनरल और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में, और दूसरा बांटा गया है हमारा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में। चलिए, तो जनरल स्पेसिफिकेशन या फिर ब्रीफ स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक तरह का रफ आइडिया होता है, कि रफ आइडिया इज मेड अबाउट द मटेरियल्स टू बी यूज्ड। ये क्या होता है हमारा यूज्ड। जनरल क्या होता है, जनरल ब्रीफ क्या होता है, ये एक तरह से हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन को बनाने से पहले एक तरह का रफ आइडिया होता है, कि कैसे भी रफ आइडिया होता है कि कितना मटेरियल्स यूज़ होगा हमारा कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। तो ये होता है हमारा जनरल स्पेसिफिकेशन। अगर हम बात कर लेते हैं डिटेल में, तो आपको पता चल ही रहा होगा डिटेल में, तो इन डिटेल स्पेसिफिकेशंस, देखिएगा, इन डिटेल स्पेसिफिकेशन एवरी आइटम ऑफ द वर्क डिस्क्राइब्ड सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग। देखिएगा, अगर बात करते हैं जनरल में, तो हम जनरल में बात करते हैं, किसी भी अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा 2 रूम कंप्लीट करना है, तो 2 रूम कंप्लीट करने में हमारा 5 लाख रुपया लग रहा है। तो ये क्या हो गया, एक रफ आइडिया हो गया। लेकिन जब डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हम डिटेल निकालते हैं, उसका अलग अलग सेपरेट आइटम का पता करते हैं कि उस सेपरेट आइटम का कितना कॉस्ट होगा। जैसे कि हमारा जो सीमेंट यूज़ करेंगे उसका सीमेंट का काम क्या होगा, और उस सीमेंट का कॉस्ट कितना होगा। जो स्टील हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन में, उस स्टील का यूज़ क्या होगा, और उस स्टील का हमारा कॉस्ट कितना होगा। इसमें क्या करेंगे, हर एक आइटम का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक मटेरियल्स का अलग अलग पता करेंगे कि उसका वर्क क्या होगा और उसका कॉस्ट कितना होगा। और जनरल में बात करेंगे सभी को एक साथ मिला के। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिकेशन, जो कि 2 पार्ट में बांटा गया है, जनरल और डिटेल स्पेसिफिकेशन। अगर हम तीसरा डाटा की बात करें, तो तीसरा डाटा था हमारा रेट ऑफ आइटम्स। और रेट ऑफ आइटम्स आपको पता चल ही रहा होगा कि किसी प्रोडक्ट का रेट क्या होगा। तो रेट क्या होता है, देखिएगा, रेट में क्या होता है, रेट इंक्लूड्स रेट ऑफ मटेरियल्स। रेट में क्या होता है हमारा, इंक्लूड रेट ऑफ मटेरियल्स। और मटेरियल्स क्या होता है हमारा, ब्रिक हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन करने में हमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा वो सब हो जाएगा हमारा मटेरियल्स, एग्रीगेट्स etc। उसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो ये क्या होता है, रेट इंक्लूड्स होता है हमारा रेट ऑफ मटेरियल्स, या फिर इलेक्ट्रीशियन, और इसको ट्रांसपोर्टर भी वो इसका कॉस्ट होगा, कि हम कोई मटेरियल ला रहे हैं अपने साइट पे, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से लाते हैं, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, ट्रांसपोर्टेड
ETC बहुत सारा आता है इसमें। तो रेट हम क्या, रेट ऑफ आइटम्स क्या होता है, रेट ऑफ मटेरियल्स होता है हमारा, जो मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है वो सब मटेरियल्स होता है। और इलेक्ट्रीशियन होता है हमारा, ट्रांसपोर्ट का क्या हमारा कॉस्ट आ रहा है। और एक याद कर लीजिएगा नोट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव में। और ये एग्रीगेट्स का स्पेलिंग गलत है तो इसको आप सही कर लीजिएगा, एग्रीगेट्स, जो गिट्टी होता है। नोट्स में आप पता कर सकते हैं कि दीज रेट्स, जो रेट हमारा चल रहा है, आर obtained from PWD schedule, ऑफ रेट बुक। तो ये कहाँ से हमारा जो रेट कहाँ से आता है, हमारा PWD शेड्यूल ऑफ रेट बुक। और इस पे हम थर्ड और फोर्थ यूनिट में ये सिर्फ इसी पे डिस्कस करेंगे, PWD रेट होता क्या है। और बेसिक में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये PWD क्या होता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है PWD के बारे में आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट में थ्योरी में। तो खैर ये तो था आज का लेक्चर हमारा कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है। और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा टॉपिक हमारा पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, जो कि हम डिटेल में देखे हैं। पूरा 10 पॉइंट हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का देखे हैं। उसके बाद डाटा क्या होता है एस्टिमेट करने के लिए। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, कितने तरह का एस्टिमेट एंड कॉस्ट होता है हमारा, और कितने पार्ट्स में बांटा गया एस्टिमेट को। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सही लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक फिर से नए लेक्चर में, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का सेकेंड लेक्चर में। तब तक थैंक यू गाइस।